मित्रों नमस्कार। आपका फिर स्वागत है। ओपीएस यानी पुरानी पेंशन की स्कीम और एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, इसको लेकर मैं एक सीरीज कर रहा हूँ। पिछले 2-3 सीरीज में आपने देखा होगा, मैंने तमाम विश्लेषण किया है और जो संभावनाएं हैं उसी संभावनाओं को लेकर आगे बात कर रहा हूँ। संभावना इसलिए है कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस कर नाम पर कांग्रेस को जीत मिली और उससे एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या चुनाव जीतने के लिए किसी भी सरकार को, राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को, क्या ओपीएस लागू करना पड़ेगा, यानी पुराने समय 2004 से पहले की स्थिति में लौटना पड़ेगा। तो हालात ऐसे बन गए हैं कि लौटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने स्कीम एक कमेटी बना दी है, कर्नाटक सरकार ने कमेटी बना दी है और महाराष्ट्र सरकार ने भी, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है। तो अब मुश्किल है कि अब दिक्कत क्या है कि अगर आप पुराने ढर्रे पर लौटते हैं तो क्या ये देश के लिए उचित होगा? क्या देश की अर्थव्यवस्था, राज्यों की अर्थव्यवस्था इससे बच पाएगी? क्योंकि राज्यों की जो रिपोर्ट्स आ रही है वो बहुत खराब आ रही है। तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल, यहाँ तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। तो इस पर एक बहस शुरू हुई है और उसी बहस पे ही आज हम चर्चा करेंगे कि ओपीएस, एनपीएस, जीपीएस जो आंध्र प्रदेश की गारंटेड पेंशन स्कीम है, उसमें सुधार कहाँ है? इंट्रा जनरेशनल इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए पेंशन को युक्त संगत बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ओपीएस की उदारता की जांच की जानी चाहिए? ओपीएस को परिभाषित लाभ यानी डिफाइंड प्रॉफिट प्रणाली के रूप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक डिसीजन है कि गारंटी शुदा, ये भी गारंटी शुदा की पुरानी पेंशन और उस पेंशन पर जो व्यय हो रहा है और जो नए लोग भर्ती हो रहे हैं उनके बीच में जो हस्तांतरण है, यानी एक पीढ़ी का अंतर है कि जो लोग अभी 2031 में रिटायर होंगे वो लोग 2000 जो ओरिजिनल पेंशन है वो लेंगे, यानी ओपीएस लेंगे, और 2031 के बाद जो रिटायर होंगे, यानी 2004 के बाद जिन्होंने अपॉइंटमेंट किया, वो उनको उनकी जो नेशनल पेंशन फंड है उसमें से जो मिलेगा उसमें से पेंशन लेंगे। तो जो सैनिक है हमारे, उनको ओपीएस अभी भी मिलती है। लेकिन अब ये 2 दशक के बाद एहसास बढ़ गया है कि न केवल पेंशन प्रणाली में सुधार की रणनीति में जो एक उम्मीद देखी गई थी कि इसमें सुधार होगा, वो सुधार फिर हम बैक यानी 2 दशक पीछे आ गए और हमने उस सुधार में ऐसा कर दिया है कि जैसे किसी कार के आगे हमने एक घोड़ा गाड़ी लगा दी है, तो घोड़ा गाड़ी अगर आगे चलेगी तो पीछे कार रेस कैसे पकड़ पाएगी? तो इसलिए जो सार्वजनिक व्यय से पेंशन देने की स्कीम थी उसमें जो सुधार की आवश्यकता थी और सुधार हुए, उसमें बाधा खड़ी हुई। लेकिन उस सुधार को लेकर जो दिक्कतें हो रही हैं, जो नए कर्मचारी 2004 के बाद जो भर्ती में जो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि उनको पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए, शायद नई पेंशन स्कीम में कहीं खामी है और उसी खामी को दूर करने के लिए सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है। अभी जो हिमाचल में जो पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाने की घोषणा हुई थी और उसे कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका मिला, और आंध्र प्रदेश में उसको सबक सीखते हुए आंध्र प्रदेश ने जो वहाँ गारंटी शुदा पेंशन योजना है जीपीएस, उस पर वो नए सिरे से उस पर काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने प्रस्ताव किया था और चूंकि अब आंध्र में भी चुनाव है दिसंबर में, तो इसलिए वो गारंटी शुदा पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे। वो गारंटी शुदा पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में थोड़ा सा अंतर है। भारत में राजनीतिक सार्वजनिक घोषणा करने से पहले नीति के विकास, उसके मूल्यांकन या सुधार को शायद कभी विश्लेषणात्मक कठोरता से उस पर अध्ययन नहीं किया जाता है। कार्यक्रमों का परिचय या छूट का
की एक फितरत सी बन गई है कि आप अनाउंस कर दो। तमाम आप जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ देखते हैं कि राजनीतिक दल छूट कर देते हैं कि हम आएंगे तो बिजली फ्री कर देंगे, हम आएंगे तो पानी फ्री कर देंगे, लेकिन तब वो सोचते नहीं कि फ्री करेंगे तो उसका क्या रिपरकशन होगा। पंजाब ने घोषणा की थी बिजली फ्री करेंगे, आज पंजाब में तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। 60,000 करोड़ रुपया पंजाब पर कर्जा चढ़ चुका है। तो ये भी सुधार हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ, कौन से सुधार कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र का एक माइनस पॉइंट के तौर पर भी देखा जाता है कि इस सुधार को हम सुधार बढ़ाना चाहते हैं या चुनाव जीतने के लिए हम गर्त में डालना चाहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात होती है कि यह कोई तर्क दे सकता है कि ओपीएस में प्रत्यावर्तन का वादा केवल पहाड़ी राज्यों या विशेष श्रेणी के राज्यों के चुनावी परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जहां सार्वजनिक क्षेत्र का रोजगार अधिक प्रमुख है। जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ तो सरकारी नौकरी ही, प्राइवेट सेक्टर तो वहाँ है नहीं क्योंकि वहाँ उद्योग धंधे नहीं है। तो वहाँ वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें तो एक चीज़ समझ में आती है कि ठीक है, इनके पास और कोई रोज़गार का साधन नहीं है तो सरकारी नौकरी करेंगे और बाद में अपने रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन आसानी से कर सकेंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि जो पेंशन सुधार में जो कठोरता से सुधार करने की बात कहना या जो उसकी मौका है हमें सुधार करने का, वो मौका गंवा दिया है। ओपीएस और उसके जो ओपीएस है वो बेसिकली जो पुराने जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनको सेवानिवृत्ति पर जो लाभ मिलते हैं उसके बारे में आप जानते हैं। और जो नई पेंशन स्कीम है ओपीएस, एनपीएस और जीपीएस में सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशासन और लाभ में अंतर का प्रकाश डालता है ताकि सुधार एजेंडा की पुनर्प्राथमिकता का सुझाव दिया जा सके। ओपीएस को परिभाषित लाभ यानी डिफाइंड प्रॉफिट प्रणाली के तौर पर लिया जाता है और जो पेंशन व्यय है वो सरकारी जो खजाना है यानी ओल्ड जो हमारा फिस्कल है वहां से पेंशन दिया जाता है। और अगर हम इसकी न्यायिक व्याख्या करें तो इसका मतलब है कि जो आस्थगित मुआवजा है यानी सरकार की तरफ से जो फंड दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों को, उसकी हम व्याख्या करते हैं कि सरकार की फंड से मिलेगा और तब तक मिलेगा जब तक आदमी जिंदा रहेगा और जब तक जिंदा रहेगा और मृत्यु के बाद जो आश्रित है उनको मिलेगा। और इसमें योग्यता ये भी कि 33 साल उसकी योग्यता होनी चाहिए और आखिरी जो उनकी तनख्वाह है उसका 50% मिलना चाहिए। और इसमें अगर आप 80 साल की उम्र हो जाती है तो जो 50% की सीमा है वो बढ़कर 60% हो जाती है और उसके बाद हर 5 साल में 10% बढ़ जाती है। यानी अगर आप 85 साल के हुए तो 10% बढ़ गई और फिर आप 90 साल के हुए तो फिर 5% बढ़ गई, 10% बढ़ गई, हर 5 साल में 10%, तो फिर 100% हो जाती है। अभी जो आंध्र प्रदेश का प्रस्ताव है उसकी बड़ी आलोचना हो रही है क्योंकि आंध्र में भी अब चुनाव है। तो आंध्र प्रदेश ने जो जीपीएस नाम से एक प्रस्ताव दिया है उसमें नियोक्ता का अंशदान है और जो कर्मचारी हैं उसका भी थोड़ा योगदान है। लेकिन जो उसमें वास्तविक है, अनिवार्य रूप से है, उसमें एक मुश्त निकासी का घटक है। यानी अगर कर्मचारी चाहें तो रिटायरमेंट के बाद पूरी रकम उसको निकाल सकता है। जीपीएस एक हाइब्रिड डीसी डीबी योजना की एक श्रेणी है। विशेष रूप से 2002 में एनपीएस में सरकार के मसौदे के
समापन से पहले पेंशन सुधारों पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह जो बीके भट्टाचार्य की अध्यक्षता में बैठा था, उन्होंने हाइब्रिड डीसी का प्रस्ताव किया था। सरकारी कर्मचारियों के लिए डीबी योजना और जो दूसरे कर्मचारी थे उनके लिए डीसी योजना, और इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कोयला खान भविष्य निधि और चाय बागान भविष्य निधि, ये पेंशन के जो हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब आप समझ गए कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसमें सुधार करना, क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम में 100% सरकार का हिस्सा था। तो बाद में जो कर्मचारी भविष्य निधि हुए कि इसमें कर्मचारी का हिस्सा और फिर जो नियोक्ता है यानी सरकार उसका हिस्सा, फिर दोनों को मिला के जो पैसा मार्केट में लगता है उसमें जो पेंशन बनती है वो मिलती है। लेकिन जो पुरानी पेंशन स्कीम में जो रकम मिलती है पेंशन की, वो नई पेंशन यानी हाइब्रिड पेंशन, हाइब्रिड स्कीम में नहीं मिलती है। तो उसके लेके ही जो सारा झगड़ा चल रहा है वो ये है कि आपको इसमें लाभ नहीं मिलेगा। यानी सपोज कि कोई कर्मचारी अपनी तनख्वाह का 10% दे रहा है और केंद्र सरकार 14% अपनी तरफ से दे रही है। इन दोनों की रकम 30 साल तक जमा होगी, या 30 साल से लेकर 35 साल सरकारी कर्मचारी नौकरी करता है। वो पैसा सिक्योर मार्केट में लगाया जाएगा और उस सिक्योर मार्केट में लगाने पर जो बेनिफिट होगा यानी जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न पर सरकारी कर्मचारी के खाते में डाला जाएगा, और उस रकम से सरकारी कर्मचारी चाहे तो 60% वन टाइम निकाल सकता है, 40% की पेंशन बना सकता है, या कम पैसा निकाले और ज़्यादा पैसे की अपनी पेंशन बना दे। तो ये वो डिपेंड करता है कि उसके कर्मचारी का उसका मूड क्या है। जैसे आंध्र प्रदेश ने तो प्रस्ताव किया कि 100% आप निकाल सकते हैं, यानी पेंशन अगर आपको नहीं चाहिए तो अपना निकाल के अपने बैंक में डालिए, बैंक आपको जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको देगा। तो वो भी इंटरेस्ट रेट इतना नहीं होता है कि आपकी तनख्वाह पेंशन 40-50 हज़ार महीना बन जाए। तो ये अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। इसी पे ही फिर हम आगे, मैं जो अगली मेरी किस्त होगी उस पर बात करूँगा कि जो एनपीएस के तहत पैसा जमा हुआ है उसमें 22% की बढ़ोतरी हुई है। तो उसका इंतज़ार कीजिए और आज के लिए देखिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।